करते हैं 9th और 10th अगस्त के जो न्यूज़पेपर में जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स थे। सबसे पहले आर्टिकल था रिगार्डिंग, क्योंकि अब कॉमनवेल्थ चल रहा है तो उसके रिगार्डिंग था कि इंडिया की क्या क्या परफॉर्मेंस रही। तो जो 23rd कॉमनवेल्थ गेम्स चल रहे हैं ग्लासगो यानी कि स्कॉटलैंड में, तो उसके रिगार्डिंग ये आर्टिकल्स था। ये स्टेट पीसीएस के लिए इम्पोर्टेंट है, इसीलिए मैंने यहाँ पे ऐड किया है। इंडिया ने ओवरऑल भाई 4th प्लेस सिक्योर करा है इन द टोटल मेडल्स जितने उसने जीते हैं। 4th प्लेस है। सबसे ऊपर ऑस्ट्रेलिया है, फिर इंग्लैंड है, फिर कनाडा है, फिर इंडिया है। ठीक है। टोटल हमने 39 मेडल्स जीते हैं भाई। अगर पहले से कंपेयर करें 2022 से, तो उसमें हमने 61 मेडल्स जीते थे, तो उससे एक ड्रॉप हमें देखने को मिला है। ठीक है। अब क्या डिफरेंस होता है ओलंपिक्स में और इसमें कॉमनवेल्थ गेम्स में? देखो, दोनों ही 4 साल के बाद होते हैं। 4 साल का टाइम पीरियड होता है इनके बीच, मतलब 4 4 साल के गैप में ये होते हैं दोनों ही। लेकिन मेन डिफरेंस ये होता है, ओलंपिक्स में सारी वर्ल्ड के जितने भी कंट्रीज है वो सारी compete करती हैं, पार्टिसिपेट करती हैं। वेयर एज कॉमनवेल्थ गेम्स में जो कॉमनवेल्थ वाली जो कंट्रीज हैं, जो यूएस जो यूके की या फिर कह सकते हैं ब्रिटेन की कॉलोनी रह चुकी है पहले, तो वो पार्टिसिपेट करती हैं। और दूसरा डिफरेंस पैरा एथलेटिक्स के ऊपर भी है कि जो ओलंपिक्स है ना, वो ओलंपिक्स में पैरा एथलेटिक्स की एक अलग वो कराई जाती है, मतलब अलग से इनके स्पोर्ट्स कराए जाते हैं। ठीक है, ओलंपिक्स में। लेकिन कॉमनवेल्थ में इनको साथ में ही एसिमिलेट किया जाता है एबल बॉडीज के साथ। ठीक है। तो ये होता है। तो इंडिया की हमने वो देख ली कि भाई कौन सी रैंक उन्होंने सिक्योर की है, कितने मेडल सिक्योर किए हैं। 23rd एडिशन था ये उसका, कॉमनवेल्थ का, स्कॉटलैंड में हुआ और इतने 74 नेशंस ने पार्टिसिपेट किया। अनलाइक द ओलंपिक्स, CWG इंटीग्रेट करता है पैरा एथलेटिक्स को, जो अलोंग साइड द एबल बॉडीड एथलीट्स वो करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है। और कौन कौन से भाई किस किस में हमने मेडल जीता है? बॉक्सिंग में हमने 10 मेडल जीते हैं। और मतलब स्पेसिफिकली उसमें ज़्यादातर वुमेन या गर्ल गर्ल प्लेयर जो है वो इंक्लूडेड है। एग्जाम्पल, एक दो नाम आप याद रख सकते हैं फॉर, जैसे एग्जाम्पल को कोट करने के लिए, प्रीति पवर और जैस्मीन लंबोरिया, साक्षी चौधरी, प्रिया गणगस और अरुंधति चौधरी, इन्होंने। तो बॉक्सिंग में काफी मेडल्स हैं। जूडो में भी मेडल आया है। तो दिस शोज कि किस तरीके से डाइवर्सिफिकेशन हो रही है हमारे गेम्स में। ठीक है। गोल्ड मेडल इसमें आया है, अश्मिता दे एंड हर्ष सिंह, इन्होंने जीता है। एंड दिस शोज अ यूनिक डाइवर्सिफिकेशन ऑफ गेम्स फॉर इंडिया। एथलेटिक्स में भाई नीरज चोपड़ा तो है ही, और साथ में ये भी है मुराली श्रीशंकर एंड गुलवीर सिंह, इन्होंने भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करा। पैरा स्पोर्ट्स में भी हमने 7 मेडल्स जीते हैं, इंक्लूडिंग 3 गोल्ड्स। ठीक है। फ्यूचर एडिशन, मतलब ये जस्ट ऐसे स्टेट पीसीएस के लिए है, इसीलिए मैंने बताया। अब जो हमें ध्यान में रखना है वो ये है भाई, देखो, फ्यूचर गेम्स 24th एडिशन ऑफ कॉमनवेल्थ इंडिया में होंगे, अहमदाबाद गुजरात में। और 2036 में ओलंपिक्स हमारे यहाँ पे होंगे। ठीक है। तो ये होता है। और हाँ, अब इसका मेंस पर्सपेक्टिव वाला हमें देखना है कि इंडियन स्पोर्ट्स में अभी क्या क्या चैलेंजेस हैं। परसिस्टेंट चैलेंज क्या है? सबसे पहला, कंसंट्रेटेड सक्सेस इन लिमिटेड नंबर ऑफ स्पोर्ट्स। कुछ ही गिने चुने स्पोर्ट्स हैं जिसमें इंडिया की सक्सेस कंसंट्रेटेड है। पहली तो दिक्कत ये है कि डाइवर्सिफिकेशन नहीं हो रहा। दूसरी दिक्कत, गैप बिटवीन द ग्रास रूट एंड इलीट लेवल। ठीक है। जो स्पोर्ट्स हैं ग्रास रूट लेवल स्पोर्ट्स, मतलब जैसे बॉक्सिंग है वो ग्रास रूट लेवल पे जो खेली जाती है और जो ऊंचे लेवल पे जो खेली जाती है उनमें काफी गैप है। स्पोर्ट्स साइंस, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि स्पोर्ट्स साइंस नहीं है हमारे पास स्पोर्ट्स है पर स्पोर्ट्स साइंस पे एडिक्वेट फोकस नहीं होता। जैसे कि न्यूट्रिशन और साइकोलॉजिकली और बायोमैकेनिक्स की किस तरीके से इंस्ट्रूमेंट या फिर जो मतलब इक्विपमेंट होता है, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, उसको यूज करना है, जैसे स्पेसिफिक एंगल फॉर जेवलिन थ्रो। ठीक है। तो इन सभी के नॉलेज होना जरूरी है, स्पोर्ट्स साइंस होना जरूरी है। इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ इश्यूज हैं, अप्रोप्रिएट अकेडमीज वगैरह नहीं है, फंडिंग में इशू होता है, डाइवर्जेंस और डाइवर्जन ऑफ फंड्स होते हैं, गवर्नेंस में इशू होता है।
ठीक है। तो ये सारे परसिस्टेंट चैलेंज हैं। एक तो लिमिटेड कंसंट्रेशन है, लिमिटेड नंबर ऑफ स्पोर्ट्स, मतलब कंसंट्रेशन इन द लिमिटेड नंबर ऑफ स्पोर्ट्स। दूसरा, गैप बिटवीन ग्रास रूट एंड एलीट लेवल। तीसरा, स्पोर्ट्स साइंस पे एडिक्वेट फोकस नहीं है। और फिर फोर्थ, ये इंफ्रास्ट्रक्चर, फंडिंग, गवर्नेंस, ये सारे गैप्स एग्जिस्ट करते हैं। रिकमेंडेशन क्या है कि क्या हमें करना चाहिए भाई, एक सीमलेस टैलेंट पाइपलाइन क्रिएट करो कि भाई ये बच्चे हैं ऐसे, मतलब उनको मतलब खेलो इंडिया स्कूल या फिर यूनिवर्सिटीज, इन प्रोग्राम से एक टैलेंट पाइपलाइन आप बनाइए। जैसे ये श्री मामा पढ़ते हैं, एक इंफ्रास्ट्रक्चरल पाइपलाइन है गवर्नमेंट की, ताकि ये क्लैरिटी रहती है कि किस टाइम पे गवर्नमेंट का कौन सा प्रोजेक्ट आने वाला है। ठीक है, रेडी रहते हैं। इसी तरीके से एक स्पोर्ट्स की उसमें भी है कि सीमलेस टैलेंट पाइपलाइन होनी चाहिए थ्रू खेलो इंडिया स्कूल्स एंड यूनिवर्सिटीज। ठीक है, सीमलेस टैलेंट पाइपलाइन। और दूसरा रिकमेंडेशन ये है कि कंप्लीट एथलेटिक्स पे फोकस करो बाय इंटीग्रेटिंग द डेटा एनालिसिस एंड फिजियोथेरेपी। ठीक है, तो ये करना चाहिए हमें, कंप्लीट एथलेटिक्स पे फोकस करना चाहिए, जैसे डेटा एनालिसिस को यूज करके और फिर गैप्स को ब्रिज करके। और एक ये भी इम्पोर्टेंट रिकमेंडेशन थी कि जो 2030 में अहमदाबाद गुजरात में हमारे कॉमनवेल्थ होने वाले हैं, उसको हमें एज अपॉर्चुनिटी की तरह रिकॉग्नाइज करना चाहिए और लॉन्ग लास्टिंग लॉन्ग टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करने पे फोकस करना चाहिए, रादर देन सेइंग कि भाई ये एक एक बार के लिए ही होना है, हो जाए जैसे तैसे। ऐसे देखने की बजाय हमें उसको एज अ चांस टू बिल्ड द लॉन्ग लास्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना चाहिए। तो कितना अच्छा वे फॉरवर्ड है ये आंसर्स में जो लिखने के लिए। और एक ये कंप्लीट एथलेटिक्स पे फोकस, स्पोर्ट्स साइंस में इन्वेस्ट करो, सीमलेस टैलेंट पाइपलाइन क्रिएट करो, ये था। ठीक है, तो पहला आर्टिकल था इंडिया के स्पोर्ट्स के बारे में, दिस वी हैव डन। दूसरा आर्टिकल आता है स्ट्रैटेजिक मिलिट्री बेसिस इन सीरिया। सीरिया में क्या था ना, सीरिया में अभी तक एक ही पार्टी रूल कर रही थी, अल असाद गवर्नमेंट, 50 साल से वही रूल कर रही थी। लेकिन अभी उसको रिमूव किया गया है और उसको रिमूव करे हुए करीब 1-1.5 साल हुआ है। ठीक है, और तब से वहां पे सिविल वॉर चल रहा है। अब जो वहां पे नई गवर्नमेंट आई है, या फिर नई जो भी पॉलिटिकल ओरिएंटेशन आई है, उसके साथ रशिया ने 18 महीने नेगोशिएट, इतनी लंबी बातचीत करके फाइनली एक एमओयू साइन करवाया, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन करा है विद द, मतलब बिटवीन हुआ है बिटवीन द रशियन गवर्नमेंट एंड द ये सीरिया की गवर्नमेंट। कि क्या एग्रीमेंट है वो, कि रशिया के सीरिया के 2 बेसेस हैं, एक है टार्टस और एक है हिमीम। टार्टस बेस है, एक नेवल बेस है, और हिमीम है एक एयर बेस है। ठीक है, तो कि वहां पे रशिया के पास भाई पहले, हम रशिया कह रहे हैं कि हम पहले से हमारी वहां पे स्टैब्लिशमेंट्स थी। ठीक है, तो अब भाई हम क्या कंटिन्यू कर सकते हैं मिलिट्री एक्सेस, क्योंकि नई गवर्नमेंट आ गई है ना, तो उनसे पूछ रहे हैं कि हमें मिलिट्री एक्सेस को कंटिन्यू करने की परमिशन दीजिए। तो फाइनली उनको परमिशन मिल गई है। अब रशिया क्यों चाहता है इन दो जगह पे अपना मिलिट्री एक्सेस मेंटेन करना, क्योंकि रशिया को इसके थ्रू मेडिटेरेनियन सी का एक्सेस मिलेगा। अगर मेडिटेरेनियन सी का एक्सेस उसे मिला, तो उसकी जो भी ऑयल सप्लाईज होती है रशिया की, ऑयल एंड नेचुरल गैस सप्लाई, उसको वो उसके थ्रू, मतलब मेडिटेरेनियन सी के थ्रू एक्सपोर्ट कर सकता है, और उसकी वेस्ट एशिया में भी प्रेजेंस इंक्रीज हो जाएगी। तो इस वजह से स्ट्रैटेजिकली भी इकोनॉमिकली भी ये जो की पॉइंट्स हैं टार्टस एंड हिमीम, ये इंपॉर्टेंट बन जाते हैं रशिया के लिए। ठीक है, बस इतना ही आर्टिकल था। तो टार्टस एंड हिमीम क्या है, एक नेवल बेस है, एक एयर बेस है, मेडिटेरेनियन सी पे लाई करता है टार्टस, और सीरिया की ये पॉइंट्स है, और रशिया की यहाँ पे मिलिट्री एक्सेस उनको मिली हुई है। ये आर्टिकल था। ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल वाज ऑन इंडस्ट्रियल हीट एंड एनर्जी ट्रांजिशन के ऊपर। इसमें क्या बताया गया है, सिंपल है कि अब बेशक से इंडिया ने इतने ज्यादा अपनी रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज को डेवलप कर लिया है, लेकिन फिर भी लेकिन फिर भी क्या हो रहा है ना, जो इंडस्ट्रीज में जो एनर्जी यूज हो रही है, जैसे कि फ्यूल वाली जो इंडस्ट्री है ना, या फिर मतलब इलेक्ट्रिसिटी वाली इंडस्ट्री है, या फिर वो फूड प्रोसेसिंग वाली इंडस्ट्री है जहाँ पे कुकिंग वगैरह में यूज होता है द लार्ज स्केल, वहां पे अभी भी जो सोर्सेज ऑफ एनर्जी है वो हम नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज से डिराइव कर रहे हैं, जैसे कि कोल से, है ना, ऑयल से,
इस तरीके से, जिसकी वजह से हमारा इम्पोर्ट बर्डन ग्रो हो रहा है, उनको हमें भाई रिप्लेस करने की जरूरत है विद द रिन्यूएबल चीजें। ये है इस आर्टिकल में। इंडस्ट्रीज जैसे कि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री एंड मेटल स्मेल्टिंग वाली जो इंडस्ट्रीज है, वो अभी भी फॉसिल फ्यूल पे रिलाय करती है। लेकिन जिसकी वजह से क्या होता है, डिपेंडेंसी हमारी ऑन द क्रूड ऑयल, कोल, ये सब इंक्रीज हो रही है। कोल तो चलो हमारे पास है, बट क्रूड ऑयल की डिपेंडेंसी हमारी इससे बढ़ रही है। इकोनॉमिक इम्पैक्ट आ रहा है भाई, अब क्योंकि देखो, अब क्योंकि ये इंडस्ट्रीज इंपोर्ट डिपेंडेंस है बहुत ज्यादा, तो अब ग्लोबल हेडविंड्स के चलते हुए, ग्लोबल सिनेरियो में जो भी बॉटलनेक्स है या वॉर के चलते हुए जो भी लिमिटेशंस हैं एक्सपोर्ट के ऊपर, उनके एक्सपोर्ट के ऊपर, उसकी वल्नरेबिलिटी सहन करनी पड़ रही है इन सेक्टर्स को, बिकॉज ऑफ देयर डिपेंडेंस ऑन एक्सटर्नल सेक्टर। अगर उनकी इंडिजिनस कैपेबिलिटीज होती, अगर वो इंडिजिनस रिन्यूएबल सोर्सेज को यूज करते, तो वो जो वल्नरेबिलिटीज हैं वो इन पे नहीं आ पाती, है ना, उससे वो सेफ रहते। जो प्राइस वोटेलिटी आ रही है बिकॉज ऑफ दिस इसराइल और ईरान के वॉर के चलते हुए, वो नहीं फेस होती इन सेक्टर्स को, अगर ये रिन्यूएबल सोर्सेज, अगर ये इंडिजिनस सोर्सेज को यूज करते, तो मतलब उन पे डिपेंडेंट रहते। तो ये बताया जाएगा कि द डिपेंडेंस कॉज, ये जो एक्सपोर्ट डिपेंडेंस है इन सेक्टर की, उससे इनकी वल्नरेबिलिटी इंक्रीज हो रही है, प्राइस वोलेटिलिटी इनको फेस करनी पड़ रही है, इन्फ्लेशन फेस करनी पड़ रही है। तो सॉल्यूशन क्या है? इंडस्ट्रियल हीट प्रोडक्शन को शिफ्ट करो फ्रॉम नॉन रिन्यूएबल टू रिन्यूएबल सोर्सेज, ताकि एनर्जी सिक्योरिटी अचीव हो सके, प्राइस स्टेबिलिटी अचीव हो सके। इसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम का मेंशन है, पैट स्कीम, परफॉर्म अचीव एंड ट्रेड। ये जो स्कीम है ये एनकरेज करती है, ये स्कीम किस चीज के लिए है, ये एनकरेज करती है कि किस तरीके से, मतलब ट्रांजिशन होना चाहिए फ्रॉम द फॉसिल फ्यूल टू रिन्यूएबल्स, पर्टिकुलरली इंडस्ट्रियल पर्पसेस के लिए। ठीक है, तो पैट स्कीम हमें मेंशन करना है जहां भी एनर्जी ट्रांजिशन की बात आती है GS3 एनवायरमेंट में। समझ गए जी। फिर आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे, ट्रेडिशनल डाइट्स एंड गट हेल्थ। देखो ये काफी इंटरेस्टिंग आर्टिकल है। इसमें क्या हुआ ना, 8 ट्राइबल कम्युनिटीज थी, उन पे सर्वे किया गया और ये पाया गया कि उनके गट में एक स्पेसिफिक, मतलब कुछ अलग तरीके के माइक्रोब्स मिलते हैं। देखो गट में जो भी प्रेजेंट होता है, ह्यूमन गट में जो भी माइक्रोब्स होते हैं, उनको हम एक जनरल नाम देते हैं माइक्रोबायोम्स। ठीक है, तो माइक्रोबायोम्स उनके गट में मिल रहे हैं भाई ट्रेडिशनल डाइट खाने की वजह से, जिसके कारण उनकी हेल्थ जो है वो काफी, मतलब बेटर है एज कम्पेयर टू नॉर्मल इंडिविजुअल, जो मतलब आज के टाइम का खाना इस तरीके से वो खाता है। और उनमें एक पर्टिकुलर हमको माइक्रोबायोम भी मिला, बिफिडोबैक्टीरियम, जो कि दूध को बचाने में, लैक्टोज को बचाने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इस आर्टिकल में ये बात करी जा रही है कि हमें बायो बैंकिंग करने की जरूरत है, मतलब बायो बैंक बनाओ ताकि इंडिजिनस माइक्रोबियल जो ये स्ट्रीम्स हैं, इनको हम कंजर्व कर सके, प्रिजर्व कर सके बिफोर दे डिसअपियर। ठीक है, ताकि फिर बाद में हम इनको प्रोबायोटिक्स की तरह यूज कर सके, प्रोबायोटिक्स जो हम बाहर से फूड के थ्रू कंज्यूम करते हैं। ठीक है, तो बस ये था ट्रेडिशनल डाइट्स एंड गट हेल्थ। तो ट्रेडिशनल जो पीपल है या फिर जो ट्राइबल पीपल है, उनकी वैसे ही काफी इंपॉर्टेंस है अपनी सोसाइटी के लिए। ठीक है, और एक ये इम्पोर्टेंस भी नई सामने आई है जो हम एक अलग पर्सपेक्टिव से लिख सकते हैं अपने आंसर में, कि उनकी हेल्थ बेनिफिट्स हैं ये, कि ट्रेडिशनल डाइट्स हमारी कितनी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हमें बायो बैंकिंग करनी चाहिए भाई, इन माइक्रोबियल स्ट्रेन्स को प्रिजर्व करना चाहिए बिफोर दे डिसअपियर। ये था इस आर्टिकल में। नेक्स्ट आर्टिकल था मेडिकल टेक्नोलॉजी एंड बैक्टीरियोफेजेस के ऊपर। देखो बैक्टीरियोफेज क्या होते हैं ना, ये वो वायरसेस होते हैं जो बैक्टीरिया को मार देते हैं। ठीक है, तो अब क्या है, इसमें हम टेक को यानी कि AI को अब हम इसमें यूज कर रहे हैं ऐसे बैक्टीरियोफेज डिजाइन करने के लिए जो हम ह्यूमंस के लिए यूज करेंगे। क्यों, ऐसा क्यों करेंगे? ह्यूमंस में हम बैक्टीरिया को क्यों मारने की कोशिश कर रहे हैं? क्योंकि करंट ट्रेंड्स क्या है, ह्यूमंस में एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस हो रही है, एंटी बैक्टीरियल रेसिस्टेंस डेवलप हो रही है।
ठीक है, जिसकी वजह से हम एंटीबायोटिक्स खाते हैं लेकिन वो बैक्टीरिया मरते नहीं। तो उन बैक्टीरिया को मारने के लिए अब हम AI मेड बैक्टीरियोफेजेस को यूज करेंगे, ये बात है इसमें। ठीक है, तो AI इज नाउ बीइंग यूज्ड टू डिजाइन द बैक्टीरियोफेजेस वायरसेस दैट इन्फेक्ट। बैक्टीरियोफेज क्या है? वो वायरसेस है जो इन्फेक्ट करते हैं, किल करते हैं स्पेसिफिक बैक्टीरिया को। अब उनको डिजाइन करा जाएगा बाय यूजिंग AI। पर्पस क्या है? ताकि जो एंटीमाइक्रोबियल रेसिस्टेंस है, एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस है, उससे डील किया जा सके। ठीक है, तो ये हेल्थ में भी यूज होगा और साइंस एंड टेक में भी यूज होगा, कि इतना अच्छा एग्जाम्पल है। नेक्स्ट आर्टिकल था इंडिया रिन्यूएबल एनर्जी माइलस्टोन के ऊपर। इसमें डेटा फैक्ट्स है भाई जो हमें यूज करना है 2026 में, जुलाई 2026 तक। इंडिया ने, देखो इंडिया का ओवरऑल टारगेट है कि उसको 500 गीगावाट अचीव करना है फ्रॉम रिन्यूएबल सोर्सेज 2030 तक। इस आर्टिकल में बताया है कि इस टारगेट का हमने करीब 60% तो अचीव कर ही लिया है अभी 2026 तक, यानी 300 प्लस गीगावाट ऑफ नॉन फॉसिल फ्यूल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी हमने अचीव कर ली है। ठीक है, नॉन फॉसिल फ्यूल से यानी रिन्यूएबल सोर्सेज से। तो सबसे रिन्यूएबल में सबसे टॉप पे जो हमने जनरेट करी है वो है सोलर पावर के थ्रू, फिर विंड पावर के थ्रू, फिर बायो पावर से, फिर न्यूक्लियर पावर से। ठीक है, तीसरे नंबर पे हाइड्रो पावर भूल गई मैं, हाइड्रो पावर आएगा। तो सोलर पावर, विंड पावर, हाइड्रो पावर, फिर बायो पावर एंड न्यूक्लियर पावर। हाइड्रो पावर के अंदर एक वो भी है कि ठीक है, तो हाइड्रो पावर के अंदर एक डिस्टिंक्शन है। क्या डिफरेंस है जो हमें पता होना चाहिए कि दो तरह के हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स होते हैं, लार्ज एंड स्मॉल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स। और इनका जो डिफरेंस है, वो 20 वो एक सेकेंड, इनका जो डिफरेंस है वो 25 मेगावाट पे होता है आई गेस कि। ठीक है, तो 25 मेगावाट होती है इसकी लिमिट। इसे जो छोटे होते हैं उसको हम बोलते हैं एज अ स्मॉल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स, और इसे बड़े को हम बोलते हैं लार्ज हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स। ठीक है, तो हमें ये सीक्वेंस हमें पता होनी चाहिए कि सोलर पावर, सोलर से हम सबसे ज़्यादा जनरेट करते हैं, फिर विंड से, फिर हाइड्रो से, फिर बायो से, फिर न्यूक्लियर पावर से। ठीक है, और हमने ये सब अचीव कर लिया है, मतलब हम सही चल रहे हैं भैया। ग्लोबल रैंकिंग देखो तो इंडिया थर्ड पे आ गया है इन टोटल रिन्यूएबल एनर्जी एंड सोलर एनर्जी। रिन्यूएबल, ओवरऑल रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी पे अगर अपनी रैंक देखें तो हम थर्ड पे है, ऑब्वियसली आफ्टर चाइना एंड US। एंड और सोलर एनर्जी में भी, सोलर कैपेसिटी में भी हम थर्ड पे हैं। ठीक है, लेकिन ये जो विंड पावर है, विंड वाली पावर जो कैपेसिटी है, विंड पावर कैपेसिटी, इसमें हम फोर्थ नंबर पे आफ्टर चाइना, US, ऑस्ट्रेलिया, फिर हम फोर्थ पे आते हैं। तो सोलर में हम थर्ड पे हैं, विंड में हम फोर्थ पे हैं, और ओवरऑल रिन्यूएबल एनर्जी में भी हमारे रैंकिंग थर्ड पे है। ठीक है, और ओवरऑल ग्रोथ अगर हम देखें भाई, ये जो नॉन फॉसिल फ्यूल है, मतलब इंडिया की जो भी टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी है उसमें 54% नॉन फॉसिल फ्यूल से आता है। तो यानी कि अच्छी परफॉर्मेंस चल रही, इसको हम डेटा में यूज कर सकते हैं। तो ये थे हमारे आर्टिकल्स ऑफ 9th एंड 10th अगस्त। मिलते हैं 11th अगस्त के न्यूज़पेपर एनालिसिस के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।